नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 13 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी सीजीएल के अभी तक के सारे शिफ्ट की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पार्टिकुलर ईबुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि ट्रिपल जंप में व्हाइट फ्लैग आपका क्या इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर व्हाइट फ्लैग को दर्शाया जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो ये आपका जंप है वो पूरी तरीके से फेयर है, यानी कि ये आपके फेयर जंप को इंडिकेट करता है। वहीं पर अगर हम लोग रेड फ्लैग की बात करते हैं तो ये आपके फाउल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग येलो फ्लैग की बात करते हैं तो ये आपके वार्निंग यानी कि चेतावनी को इंडिकेट करता है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल जंप में मुख्य रूप से आपके इन 3 प्रकार के फ्लैग का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बेकिंग सोडा या फिर जो हमारा खाने वाला सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NaHCO3 इसका फार्मूला होता है और इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग वाशिंग सोडा या फिर धावन सोडा की बात करते हैं तो इसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं और इसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य की सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई। तो ये जो स्कीम है इसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसी साल शुरू किया है। आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इस योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी हैं अगर उनके यहाँ पर दूसरी बच्ची का जन्म होता है तो सरकार के द्वारा माताओं को यहाँ पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया बहुत ही ज़्यादा सिंपल कि भारत के पूर्व में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है, और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके अलावा अगर हम लोग म्यांमार की बात करते हैं तो ये भी आपको भारत के पूर्व में ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मृणालिनी साराभाई को वर्ष 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे स्पेस प्रोग्राम के जनक विक्रम साराभाई की ये वाइफ थी। नाम इनका मृणालिनी साराभाई है और 1992 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1995 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद में जो आपका दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है उसकी भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और मृणालिनी साराभाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की डांसर थीं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबको पता है कि केरल आपके सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको केरल नहीं दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक साक्षरता है वो आपको मिजोरम राज्य में देखने को मिलेगा। भारत के लिटरेसी रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये 74.04% है। पुरुषों में ये 82.14%, महिलाओं में 65.46% है। सबसे ज़्यादा केरल में, उसके बाद में मिजोरम में, सबसे कम आपके बिहार में और दूसरे नंबर पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है, और ऑप्शन में आपको विक्टोरिया झील दी गई थी। तो आप सभी को ये पता होगा कि विक्टोरिया झील आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी और यहीं से आपके नील नदी का उद्गम होता है।
अगर हम लोग उत्तर अमेरिका के ग्रेट लेक्स की बात करते हैं तो ये आपको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर देखने को मिलेगा। इसमें मुख्य रूप से आपकी 5 झीलें हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो है और आपका है ह्यूरन। तो ध्यान रखिएगा ग्रेट लेक में ये आपकी 5 झीलें शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम इनका है राजेश वर्मा। उड़ीसा कैडर के ये आपके IAS अधिकारी हैं और अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस जानवर के बच्चे को फोयल कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे घोड़े का बच्चा होता है उसे हम लोग फोयल के नाम से जानते हैं। तो बेबी हॉर्सेज के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं मेल फोयल्स की, यानी कि अगर मेल है घोड़े का बच्चा तो इसे हम लोग कोल्ट्स के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर ये फीमेल है तो इसे फ्लीज के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैसे इन्हें फोयल कहा जाता है, लेकिन मेल फोयल को कोल्ट्स कहा जाता है और फीमेल फोयल को यहाँ पर फ्लीज के नाम से जाना जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का लोक नृत्य नहीं है? तो मिजोरम के फोक डांस की बात करें तो खुल्लम हो गया, चिराव है, चैलम है, परलाम है, ये सारे हमारे मिजोरम राज्य के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से क्या हमारे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके पास में सिर्फ 3 योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली योग्यता है कि आप भारत के नागरिक हों। यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जन्म से ही भारत के नागरिक हों, बस आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आपने 35 वर्ष की आयु को पूरी किया हुआ हो और आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए अर्हता रखते हों, यानी कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वह भी आपके पास में होनी चाहिए। हाल ही में जगदीप धनखड़ साहब हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जा चुके हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, ये देखिए अजीब सा प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1951 में रसायन शास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसको दिया गया था? तो ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो हमारे ग्लेन टी सीवर्ग हैं और दूसरे यहाँ पर हैं एडविन मैकमिलन। तो इन दोनों व्यक्तियों को 1951 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, ये पुरस्कार इनको मिला क्यों था? ये महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा केमिस्ट्री में जो हमारा ट्रांसयूरानियम एलिमेंट होते हैं उनकी खोज इन्होंने ही की थी और इसी के लिए 1951 में इनको रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो देखिए अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र में हमको बोलने की आज़ादी चाहिए, क्योंकि जितना ही लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसी भी लोकतंत्र में वहाँ का लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा और बेहतर होता है। तो ध्यान रखिएगा हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19 है जिसमें आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। वहीं पर अगर हम लोग आर्टिकल 21 की बात करते हैं जिसमें आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, यह भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए PM डिवाइन योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आप सभी को ये पता होगा कि इस साल के बजट में 1500 करोड़ रुपए के इनिशियल लागत के साथ में, यानी कि इनिशियल फंड के साथ में उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए PM डिवाइन योजना की घोषणा की गई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय है उसी के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा डिवाइन का मतलब है डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इसका पूरा नाम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी हमारे अक्टूबर महीने में
2023 से 2022-23 से 2025-26 के लिए इस योजना को 6600 करोड़ रुपए और अलॉट किए गए हैं। और ये जो आपकी योजना है ये हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 100% प्रायोजित है। तो ध्यान रखिएगा, पीएम डिवाइन योजना की शुरुआत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति को किस वर्ष प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड मैकाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा नीति है वो आपके 1835 में प्रस्तुत की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के दस्तावेज थे उसमें मैकाले का घोषणा पत्र है 1835 का, वुड्स डिस्पैच है 1854 का, और आपका हंटर कमीशन है 1882 का। देखिए एक प्रश्न और पूछा गया था, अब ये एग्जैक्ट मैं श्योर नहीं हूँ कि निम्न में से कौन बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, और कुछ लोगों ने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इसका उत्तर होगा। अब इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बचपन में वैसे स्कूल जाना तो कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन इसका ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, या फिर इसमें ऑप्शन क्या थे, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वह लोग कमेंट में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि होजागिरी नाम का जो फोक डांस है ये भारत के किस हिस्से से संबंधित है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे त्रिपुरा राज्य का फोक डांस है। हालांकि ऑप्शन में आपको भारत के भाग दिए गए थे जैसे कि पूर्वी पश्चिमी इस टाइप से, तो उत्तर पूर्व हिस्से से ये डांस आपका संबंधित है। अगर हम लोग बात करते हैं होजागिरी फोक डांस की तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा में जो हमारे रियांग समुदाय की छोटी लड़कियां हैं उनके द्वारा इस डांस को किया जाता है। अगर हम लोग त्रिपुरा के अन्य डांस की बात करें तो गरिया है, बिजहू है, लेबांग भुमानी है हक है, वांगला है, ये सारे फोक डांस आपके त्रिपुरा में किए जाते हैं। एक प्रश्न और आया था अरुंधति या फिर मैत्रेयी योजना से। दरअसल बच्चे के द्वारा बताया गया कि कर्नाटक के मैत्री योजना से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के सरकार की योजना बिल्कुल नहीं है, ये वहाँ के एक संगठन की योजना है। एक योजना का नाम अरुंधति है, दूसरे का नाम मैत्रेयी योजना है। तो अरुंधति योजना के अंतर्गत 25 ब्राह्मण महिलाओं को 3-3 लाख रुपए का फाइनेंशियल बॉन्ड दिए जाएंगे अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर पुजारियों से शादी करेंगी। वहीं पर दूसरी योजना के अंतर्गत 550 महिलाओं को 25-25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे अगर वह अपने ही समुदाय में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से करती हैं अपना रिश्ता। तो बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो दूसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न याद हैं तो नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।